नमस्कार। हमारे एक श्रोता ने कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत भेजे हैं और आज हम इन्हीं के सहारे एक सफर पर निकल रहे हैं। किर्गिस्तान चलेंगे। मध्य एशिया का देश, पहाड़ों वाला। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से हम किर्गिस्तान के भूगोल को समझें, उसका वो लंबा इतिहास, अनोखी संस्कृति और आज के क्या हालात हैं वो भी देखें। गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ तथ्य नहीं, उनका मतलब क्या है ये भी। सही कहा। और पता है, किर्गिस्तान को अक्सर कहते हैं पहाड़ों का देश। हाँ, सुना है मैंने भी। क्योंकि इसका आप अंदाजा लगाइए, 90% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। अरे वाह, 90%? हाँ, और इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी झील इसिक-कुल वो भी यही है। कहते हैं वो जमती नहीं कभी। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है ना? तो यहाँ ना वो सदियों पुरानी खानाबदोश विरासत है और आज की जो चुनौतियां हैं उनका एक बड़ा दिलचस्प संगम दिखता है। परंपरा और आधुनिकता का। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के साथ मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले भूगोल। किसी भी जगह को समझने के लिए जमीन को जानना जरूरी है। क्यों? बिल्कुल जरूरी है। स्रोत कहते हैं टियान शान पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ की पहचान है और इसिक-कुल झील, इसका जिक्र तो बार बार है। हाँ बिल्कुल सही। ये टियान शान पहाड़ जो है वो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, असल में वो यहाँ की जिंदगी, मौसम, सब कुछ तय करते हैं। और इसिक-कुल झील, जैसा आपने कहा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अल्पाइन झील है, ऊंचे पहाड़ों के बीच। और वो जमती नहीं है ये बात। हाँ, उसकी खासियत है कि वो थोड़ी खारी है और कड़ाके की ठंड पड़ती है वहां, फिर भी जमती नहीं। अच्छा। और मौसम की बात करें तो स्रोतों में इशारा है कि महाद्वीपीय किस्म का है, मतलब सर्दियां बहुत ठंडी, बर्फीली भी, और गर्मियां सूखी और गर्म। राजधानी बिश्केक तो उत्तर में है, लेकिन दक्षिण में ओश जैसा पुराना शहर है, ऐतिहासिक, और पूर्व में कराकोल भी है। ये सब अहम शहर हैं। और कुल क्षेत्रफल कितना बताया? लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। और ज्यादातर पहाड़ी इलाका ही है। वाह, अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। अब थोड़ा वक्त में पीछे चलें, जरूर। इतिहास की तरफ। स्रोतों में एक बात लिखी है, बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। किर्गिज लोगों का इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। ये तो बहुत लंबा सफर हुआ। हाँ, यकीनन बहुत लंबा और काफी उतार चढ़ाव वाला सफर है ये। इन 2000 सालों में कई बड़े दौर आए हैं। जैसे कि स्रोतों के हिसाब से देखें तो शुरुआती दौर के बाद 13वीं सदी में चंगेज खान का जो मंगोल साम्राज्य था, हाँ, उसका यहाँ बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सिर्फ शासन नहीं बदला, बल्कि इस पूरे इलाके की जातीय सांस्कृतिक बनावट पर अपनी छाप छोड़ी। फिर कई सदियां गुजरी और 19वीं सदी आते आते ये धीरे धीरे रूसी साम्राज्य के प्रभाव में आ गया और फिर उसका हिस्सा बन गया। अच्छा, तो पहले मंगोल, फिर रूसी साम्राज्य। हाँ, और फिर आया 20वीं सदी में सोवियत संघ का दौर। बिल्कुल। रूसी साम्राज्य के बाद किर्गिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, मध्य एशियाई गणराज्यों में से एक। और ये दौर भी कोई छोटा नहीं था, लगभग 70 साल चला और इसने किर्गिज समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा, पहचान, हर चीज पर बहुत गहरा असर डाला। किस तरह का असर? मतलब अच्छा या बुरा? देखिए, दोनों तरह का। कुछ सकारात्मक भी, कुछ नकारात्मक भी। सीमाएं तय हो गईं, भाषा की नीति बदली, एक तरह से आधुनिकता आई। लेकिन जो उनकी अपनी पारंपरिक पहचान थी, उसके साथ एक खिंचाव भी पैदा हुआ। तो ये सारे पड़ाव आज के किर्गिस्तान को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया, साल 1991। हाँ, जब सोवियत संघ टूट गया, तब किर्गिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, एक नया देश बन गया दुनिया के नक्शे पर। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक पल था बेशक, लेकिन जैसा अक्सर होता है नए देशों के साथ, उसके बाद का रास्ता आसान नहीं था। चुनौतियां बहुत थीं। स्रोत बताते हैं कि अस्कर अकायेव पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन देश को जल्द ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। सिर्फ आजादी मिलना ही काफी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। एक स्थिर और कारगर राजनीतिक व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, स्रोतों में जिक्र है 2005 की ट्यूलिप क्रांति का, और फिर 2010 में भी एक क्रांति हुई। ऐसा लगता है राजनीतिक स्थिरता यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्रांतियां सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं थी, ये असल में जनता का जो असंतोष था, भ्रष्टाचार के आरोप थे और लोग बेहतर शासन चाहते थे,
उसका नतीजा थी। तो इसने देश को काफी हिला दिया होगा। बहुत ज्यादा। इन घटनाओं ने देश पर गहरा असर डाला। स्रोतों के हिसाब से अभी जो राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव, उनका कार्यकाल 2025 तक बताया गया है। और शासन प्रणाली कैसी है वहाँ? आज वहाँ संसदीय गणराज्य है, मतलब राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री और संसद के पास भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। लेकिन स्थिरता का मुद्दा अभी भी है। हाँ, कह सकते हैं राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, ये अभी भी एक जारी प्रक्रिया है, आसान नहीं है। और जाहिर है जब इतनी राजनीतिक उथल-पुथल होगी तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर तो पड़ेगा ही। हाँ, स्रोतों के मुताबिक किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ मुख्य चीजों पर टिकी है, जैसे सोना, कपड़ा उद्योग, पशुपालन और खेती। हाँ, ये पारंपरिक आधार है अर्थव्यवस्था के। सोना यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात है, बहुत अहम है इकोनॉमी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम ऊपर नीचे हों तो यहाँ सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये इसे बहुत संवेदनशील बना देता है। पशुपालन, खास तौर पर भेड़ और घोड़े पालना, ये तो यहाँ की खानाबदोश विरासत से जुड़ा है और गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कपड़ा उद्योग भी महत्वपूर्ण है और इनके अलावा, जैसा स्रोत बताते हैं, दूसरे खनिज भी हैं जिनका खनन होता है, और पनबिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसका उत्पादन भी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। लेकिन क्या सब ठीक चल रहा है अर्थव्यवस्था में? स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है शायद? बिल्कुल, चुनौतियां भी कम नहीं है, बल्कि काफी गंभीर है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खासकर नौजवानों में। गरीबी भी बहुत है, खासकर गांव के इलाकों में। और भ्रष्टाचार, ये एक ऐसी समस्या है जिसका जिक्र बार बार आता है। और ये विकास में बाधा डालता होगा? बहुत बड़ी बाधा माना जाता है इसे। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो किर्गिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और उसमें विविधता लाने के लिए बाहरी मदद पर भी निर्भर है। जैसे कि किनसे मदद मिलती है? जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियाई विकास बैंक है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। वो यहाँ आर्थिक सुधारों में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में मदद कर रही हैं। लेकिन ये निर्भरता भी तो एक तरह की चुनौती है। बिल्कुल, ये निर्भरता अपने आप में एक और चुनौती पेश करती है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की इन सच्चाइयों के बाद अब उस चीज पर आते हैं जो किसी भी देश की रूह होती है, समाज और संस्कृति। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। स्रोतों में यहाँ की खानाबदोश परंपराओं का जिक्र है, घोड़ों का और घुड़सवारी का महत्व बताया गया है, और युर्त का खास जिक्र है। ये युर्त क्या चीज है? युर्त, ये तो यहाँ की खानाबदोश संस्कृति का प्रतीक है एक तरह से। ये एक पारंपरिक गोल घर होता है। अच्छा, गोल? हाँ, गोल। लकड़ी के ढांचे और नमदे मतलब फेल्ट उससे बनता है। और इसकी खूबी ये है कि इसे आसानी से खोला जा सकता है और कहीं और ले जाकर फिर से लगाया जा सकता है। अरे वाह! हाँ, तो मतलब खानाबदोश जीवन शैली के लिए एकदम सही था। आज भी गांव के इलाकों में और त्योहारों पर युर्त का इस्तेमाल होता है। और घोड़ों का क्या महत्व है? घोड़ों का महत्व तो यहाँ की संस्कृति में रचा बसा है। घुड़सवारी के पारंपरिक खेल हैं जैसे कोकबोरू। हाँ, सुना है। बुशकशी भी कहते हैं शायद। हाँ, बुशकशी भी कहते हैं। वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये लोगों के मिलने जुलने का, अपनी विरासत को जिंदा रखने का तरीका है। और धर्म और भाषा के बारे में क्या पता चलता है स्रोतों से? धर्म की बात करें तो इस्लाम यहाँ मेजॉरिटी धर्म है। सुन्नी इस्लाम की हनफी विचारधारा ज्यादातर लोग मानते हैं। अच्छा। लेकिन सोवियत दौर और रूसी प्रभाव रहा है, तो रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की भी अच्छी खासी आबादी है और आमतौर पर दोनों समुदाय शांति से रहते हैं। ये अच्छी बात है। और भाषा? भाषा के मामले में किर्गिज भाषा, जो एक तुर्किक भाषा परिवार की है, वो आधिकारिक भाषा है। लेकिन रूसी भाषा का भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा, खासकर शहरों में, व्यापार में, सरकार में। कई लोग तो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये सोवियत विरासत का असर है? हाँ, ये उसका एक सीधा नतीजा है। और वहाँ के लोगों के बारे में क्या खास बात पता चलती है? उनका स्वभाव कैसा है? एक बात जो स्रोतों में बार बार उभर कर आती है वो है वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। अच्छा। हाँ, कहते हैं किर्गिज लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करने के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और त्योहार कौन से मनाते हैं खास? त्योहारों में नोवरोज बहुत बड़ा है। ये वसंत के आने का और नए साल का त्योहार है। आमतौर पर 21 मार्च को होता है। बड़े उत्साह से मनाते हैं इसे। और दूसरा बड़ा दिन है 31 अगस्त,
स्वतंत्रता दिवस, वो उनके राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। संस्कृति के बाद पर्यटन की बात तो करनी ही पड़ेगी। देश इतना खूबसूरत जो है। हाँ बिल्कुल। इसिक कुल झील और आला अर्चा नेशनल पार्क का जिक्र तो बार बार आ रहा है इस स्रोतों में। हाँ, ये दोनों तो जैसे जगमगाते सितारे हैं वहाँ के पर्यटन के। इसिक कुल तो अपनी विशालता और नीले पानी के लिए मशहूर है। उसके किनारे कई रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस भी हैं। आला अर्चा नेशनल पार्क तो बिश्केक के पास ही है। पहाड़ों, ग्लेशियरों, जंगली फूलों से भरा पड़ा है। जो लोग ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये जन्नत है। लेकिन स्रोत शायद कुछ और जगहों का भी जिक्र करते हैं जो कम मशहूर हों। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी जगहें हैं जो शायद उतनी मशहूर नहीं पर उतनी ही दिलचस्प हैं। जैसे कि कुछ नाम बताएंगी? जैसे एक है ताशराबाद। ये पहाड़ों में छिपा हुआ एक पुराना पत्थर का बना कारवां सराय है, सिल्क रूट के जमाने का। सिल्क रूट? वाह। हाँ, सोचिए सदियों पहले व्यापारी वहां रुकते होंगे। फिर है सोंगकोल झील। ये बहुत ऊंचाई पर है, एक और खूबसूरत झील। गर्मियों में वहां चरवाहे अपने युर्त लगाते हैं। तो वहां जाकर खानाबदोश जिंदगी का अनुभव मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, असली अनुभव मिलता है। और दक्षिण में ओश शहर का बाजार है। कहते हैं ये मध्य एशिया के सबसे पुराने और सबसे जीवंत बाजारों में से है। ओश बाजार। हाँ, वहाँ आप स्थानीय चीजें खरीद सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उस इलाके की नब्ज महसूस कर सकते हैं। तो ये जगहें सिर्फ देखने लायक नहीं है, ये किर्गिस्तान के अलग अलग पहलू, प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, सबको अनुभव करने का मौका देती हैं। अच्छा, आपने पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी जिक्र किया था, SCO और CIS। इनका क्या महत्व है किर्गिस्तान के लिए? हाँ, किर्गिस्तान शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी CIS दोनों का सदस्य है। SCO तो काफी खबरों में रहता है। हाँ, SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसमें चीन है, रूस है, भारत, पाकिस्तान और दूसरे मध्य एशियाई देश भी हैं। तो ये सदस्यता किर्गिस्तान को क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के मामलों में एक मंच देती है। और CIS? CIS जो है वो पूर्व सोवियत गणराज्यों का एक ढीला ढाला सा संगठन है। सदस्य देशों के बीच कुछ हद तक समन्वय बनाए रखने का काम करता है। तो इन सदस्यताओं से क्या पता चलता है? अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी भू राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी स्रोतों को हमने देखा, खंगाला, इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? एक निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीली झीलें हैं, बहुत खूबसूरत। हाँ, इतिहास बहुत पुराना है, कई परतें हैं उसमें, मंगोल, रूसी, सोवियत प्रभाव साफ दिखते हैं। बिल्कुल। 1991 में आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद राजनीतिक स्थिरता एक चुनौती बनी रही। अर्थव्यवस्था सोने और पारंपरिक चीजों पर टिकी है, पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी मुश्किलें भी हैं। हाँ, और इन सब के बीच एक बहुत ही अनोखी खाना बदूश संस्कृति है, जो उनकी मेहमान नवाजी में, उनके युर्त में झलकती है। तो आज हमने किर्गिस्तान के बारे में वाकई कई अहम बातें जानी। उसकी वो शानदार पहाड़ी जमीन, इसिक कुल झील जो कभी नहीं जमती, सोवियत संघ से आज़ादी, फिर उसके बाद के राजनीतिक उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था के आधार, सोना, कपड़ा, पशुपालन, खेती और उनकी चुनौतियां भी समझी। और सबसे बढ़कर वो अनोखी खाना बदोश संस्कृति, युर्त की दुनिया, घुड़सवारी के खेल और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी को महसूस करने की कोशिश की। और इन सभी जानकारियों को अगर हम समेटे तो यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उभरता है, जो शायद इन स्रोतों का सबसे गहरा सार है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि किर्गिस्तान अपनी इस सदियों पुरानी इतनी अनोखी खाना बदोश विरासत और पहचान को भविष्य में कैसे सहेज कर रख पाएगा? ये वाकई बड़ा सवाल है। हाँ, खासकर तब जब वो एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन की तेज लहरों का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ बाहरी आर्थिक मदद पर उसकी निर्भरता कम नहीं हो रही, और तीसरी तरफ मध्य एशिया में उसकी अपनी एक बहुत नाजुक और रणनीतिक भू राजनीतिक स्थिति है, जहां रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के हित भी हैं और कभी-कभी टकराते भी हैं। तो मतलब परंपरा, आधुनिकता, अर्थव्यवस्था, भू राजनीति। हाँ, इन अलग अलग दबावों के बीच संतुलन साधना, यही शायद किर्गिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे दिलचस्प पहेली भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर,
ये बेहद जानकारीपूर्ण स्रोत साझा करने के लिए हम अपने श्रोता का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे स्रोत थे। उम्मीद है कि इस गहरी चर्चा से किर्गिस्तान की एक ज़्यादा साफ और बहुआयामी तस्वीर श्रोताओं के मन में बनी होगी।